आज का टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणाएं। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? देखिए, WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य क्या है ना? अब देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है और उसके साथ साथ जो जीवन जीने में, सामान्य तरीके से जीवन जीने में जो भी उसे तनाव होता है, परिस्थितियों को देखते हुए उसमें ये काबिलियत होती है कि वो उनसे निमट सकता है। यानी कि जब आप अपनी दिनचर्या को निभाते हैं, दिनचर्या का काम करते करते आप जिन परेशानियों से गुजरते हैं, जिन तनाव से गुजरते हैं, आप उन तनाव के साथ साथ, उन परिस्थितियों के साथ साथ आप अपने जीवन में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, आप उस तरीके से जीवन जी पाते हैं। ये आपकी एक एबिलिटी है। अगर आपके अंदर ये एक एबिलिटी है, अगर आपके अंदर ये एक तरीका है कि हाँ, आप तनाव के साथ साथ भी जिंदगी को ठीक से जी पा रहे, आपकी क्षमता है आपके अंदर ये, तो ये जो आपके अंदर एक अच्छी बात है, यही आपकी मानसिक स्वास्थ्य है। अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य में तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी करती हैं। एक होता है शरीर। देखिए, आपको पता है कि शरीर आपका कैसा महसूस करता है। शरीर यानी कि शरीर में कोई बीमारी हो या फिर कोई इंजरी हो, ठीक है ना? या फिर कोई इंजरी हो, इंजरी है या फिर कोई ऐसी डिजीज है, राइट, है ना? इस तरीके से, या फिर एक और वर्ड यूज कर लेता हूं, वो है एम्पुटेशन। ठीक है ना? एम्पुटेशन यानी कि शरीर के अंग का एक तरफ हो जाना, राइट। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर है मन। मन यानी कि हम क्या महसूस करते हैं, है ना? हम क्या महसूस करते हैं कब? जब ये हिस्सा क्या हो जाता है जी, हट जाता है ना? तो हमारा मन क्या महसूस कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा रिलेटिव्स है, कोई हमारा रिलेटिव्स है या कोई हमारा लव्ड वन है जिसे हम प्यार करते हैं। अगर ये व्यक्ति किसी तरीके से डेथ हो जाए, इस व्यक्ति की डेथ हो जाए, तब हम क्या महसूस करते हैं? आप समझ पा रहे इस बात को कि शरीर में कुछ है लेकिन हमारा मन भी उसके प्रति प्रत्युत्तर देता है। तो मन और शरीर का संबंध इस तरीके से काम होता है, अगर आप इसे समझ पाए, कि हमारा अगर शरीर प्रभावित होगा, अगर हमारा शरीर प्रभावित है तो हमारा मन भी प्रभावित होगा, प्रभावित होगा। अगर हमारा शरीर प्रभावित है तो हमारा मन भी प्रभावित होगा। अगर हम लोग शरीर के भाव में बीमार हैं तो हमारे मन के भाव में तनाव तनाव होगा ही होगा। आप समझिए इस बात को। अगर हमारा शरीर बीमार है तो हमें तनाव होगा ही होगा। तो शरीर में अगर कोई दुर्बलता है तो मन अपना प्रत्युत्तर देता है। अब देखिए, कुछ ऐसे कारक यहाँ पे रखे गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति हेरिडिटरी तरीके से है, यानी कि वो व्यक्ति बचपन से ही इन चीजों से परेशान है, बचपन से ही इन चीजों से परेशान है, यानी कि पहले से ही उसमें कुछ इस तरीके अनुवांशिक या आईक्यू लेवल जो है वो कम पाया गया है। पर्यावरण यानी कि पारिवारिक वातावरण। देखिए, अगर घर में तनाव है, अगर घर में तनाव है तो आपको भी तनाव होगा। अगर घर में पैसा कम है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको तनाव होगा ही होगा। आप एजुकेशन नहीं कर सकते, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े का तनाव हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, आपके मन और शरीर को प्रभावित करती हैं। तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, आपको पता है शारीरिक स्वास्थ्य, मान के चलते हैं आपका शरीर के स्वास्थ्य में कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, हड्डी जोती वो टूट गई। तो आपको पता है, अगर एक व्यक्ति जो कमाता है घर में उसकी हड्डी टूट जाए तो क्या परिवार अच्छे से खा पी पाएगा? नहीं, प्रभावित होगा और सब लोग क्या हो जाएंगे? तनाव का शिकार हो जाएंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, हम यहाँ पर मनी को क्या कर देते हैं जी? काट देते हैं। मनी कम होती जा रही है, सोर्स नहीं है, तो ऐसे केस में उनकी जो माइंड है, जो मन है, वो प्रभावित हो जाता है। अगर हम एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करें, अगर आपको अवेयरनेस की बात करें और आप ये देखते हैं कि हाँ, हम लोग किसी को सिखाते हैं, तो क्या उसका जो मन, जो अभी तनाव था, तो क्या जो तनाव था वो कम नहीं होगा? मतलब कहने का कि ये जो कारक हैं, अगर ये इसी तरीके से आपके शरीर को या मानसिकता को या आपके आसपास के क्षेत्र को
प्रभावित करते हैं तो आपका मन भी प्रभावित होगा। ये बिल्कुल सटीक बात है। मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल प्रभावित होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, मानसिक स्वास्थ्य या तो सही या गलत तरीके से ही प्रभावित होने वाला है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि एजुकेशन अगर आपको सही दी गई तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही होगा। अगर आपको अवेयरनेस एजुकेशन गलत दी गई तो आपका मन को भी क्या हो जाएगा, गलत ही प्रकार का स्वास्थ्य बनेगा। आपका मन, आपका दिमाग गलत तरीके से धारणाओं में बहेगा। तो ये क्या है, एक ऐसा सटीक बात है जो कारण आपके अंदर प्रभावित करते हैं आपको। एक सोशल सपोर्ट, अगर कोई व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति के साथ अगर अच्छे से रह पा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा जी, तनाव रहित रहेगा। सीधी सी बात, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको तनाव से दूर कर सकते हैं तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। अगर जीवन की घटनाओं का, अगर आप लाइफ स्टाइल इवेंट की अगर आप बात करें तो इसमें भी हम ये देख पा रहे हैं कि वो क्या है, तनाव को प्रभावित करता है। अगर आसपास की मीडिया की बात करें, अगर आप यूट्यूब की बात करें, है ना, यूट्यूब आप लोग चलाते हैं, अगर आप इंस्टा की बात करें तो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया चलाने पे आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, ये भी आपको तनाव में लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। देखिए बड़े प्यार से समझ लीजिए, ये है मेंटल हेल्थ, ये है मानसिक स्वास्थ्य। अब इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही प्रभाव होंगे। अगर ये सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित है तो आप अच्छे से जिंदगी जिएंगे। देखिए अगर प्रभाव अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपकी जिंदगी सही होगी। अगर नकारात्मक प्रभाव है तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी जी, गलत हो जाएगी। ये आपको समझ में आना। तो जिंदगी के अंदर जो भी, अगर ऐसा एग्जांपल लो कि मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा, तो आपको पता सिगरेट पीने से कोई अच्छा तो होगा नहीं। कोई दारू पी रहा, आपको पता अच्छा तो होगा नहीं। लेकिन कोई लोग अच्छे से लाइफ को जी पा रहे हैं, लोगों से अच्छे से बात कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें आपका मानसिक विकास बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है कि आयु के हिसाब से कुछ ना कुछ विकास हुआ है। आप विकास की बात करते हैं, विकास हमेशा दिमाग का होता है, यानी कि मन का होता है। ठीक है, यानी कि दिमाग का होता है, यानी कि आईक्यू लेवल का होता है। आपसे सीधी सी बात समझ लीजिए, ठीक है ना। विभिन्न आयु वर्ग के, अब देखिए जब 2 साल का बच्चा है तो वो लोगों पर विश्वास बनाना सीखता है। वो सीखता है कि क्या मैं लोगों पे विश्वास करूं। कैसे सीख रहा, मान लीजिए ये एक चम्मच है, आप छोटे से बच्चे को इससे क्या करते हो जी, दूध पिला रहे हो, है ना। इसको तो दूध का टेस्ट पता है, फिर आप इसे आप दवाई पिलाइए, है ना। तो क्या वो बच्चा इस चम्मच से दवाई पी लेगा? बिल्कुल पिएगा, क्योंकि उसने आपको ट्रस्ट कर दिया, उसने आप पर भरोसा किया। आपने इस चम्मच से उसको फीड कराया है, इस चम्मच से उसके खाने पीने का सामान कराया है, भाई आपने उसके लिए कितना अच्छा काम किया। तो इसलिए उसका अंदर आप एक बदलाव को देखेंगे कि 2 साल तक का बच्चा क्या करता है, मम्मी पर अपने भरोसा करने लगता है, तो विश्वास करता है ना। जब वो 2 साल से ऊपर 3 से साल पे जाएगा तब हम इसे सिखाते हैं कि क्या हमको शेम करना चाहिए, क्या हमें डाउट करना चाहिए, है ना। वो कुछ पूछता है, हम उसे सिखाते हैं, है ना। हम उसे शर्म संदेह करना सिखाते हैं कि आपको इन चीजों में शर्म आनी चाहिए। ठीक है ना, हम उनको धीरे धीरे सिखाते हैं, क्योंकि 3 साल का एज क्या हो गया, हम स्कूल से पहले सिखा रहे हैं। लेकिन 3 से 6 साल में हमारा बच्चा स्कूल जाने लगता है। जब वो स्कूल जाने लगता है तो आपको पता है वो आसपास के बच्चों से सीखता है। उसे टीचर गलतियां सिखाती हैं, उसे अच्छाई सिखाती हैं कि बेटा ये रास्ता अच्छा है, बेटा ये पढ़ाई ऐसे करते हैं, है ना। और उसे गलती सिखाती है, आपको ऐसा नहीं करना। और जैसे 6 से 12 साल का बच्चा हो रहा है तो आप सोच लीजिए 12 साल का बच्चा यानी कि ये लगभग लगभग मान के चीजिए फर्स्ट से लेके ये बच्चा करीबन 8 साल तक की जो पढ़ाई है स्टैंडर्ड है ना, इतने के बीच का ये बच्चा है। अब ये क्या सीख रहा है, ये मेहनत करना सीखता है। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई व्यक्ति यूपी बोर्ड का है, वो आप उसको ट्रांसफर करा दे सीबीएसई बोर्ड में, तो क्या उसे सीखना नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल उसे सीखना पड़ना है। और अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली ही सीबीएसई बोर्ड में आए तो क्या वो सीखेगा नहीं? भाई उसको सीखना है ही, उसको सीखना ही है, वो सीखेगा। इसे समझिए, वो सीखेगा ही। तो ये जो सीखना है, प्लस 12 से 19 साल किशोर अवस्था आ गई, है ना। इसमें हम लोग कंफ्यूजन में भी देख सकते हैं कि कंफ्यूजन में कैसे हम चीजों को समझते हैं, भ्रमित है ना। क्या ये चम्मच है, क्या ये चम्मच है, तो भ्रम हो गया ना कि ये चम्मच है या चमचा है। तो हम भ्रमित को देखते हैं, ये कौन सा फूल होगा भाई, ये तो फूल सा दिख नहीं रहा।
और ये कौन सा फूल होगा भाई? ये कौन सा फूल होगा? आप सोच के देखिए। तो क्या ये भ्रम नहीं है? आप किसी को कहने लगे ये तो कमल का फूल हो गया, है ना, आप इसको कहो कमल का फूल है, तो वो भ्रमित में आ गया। अब भ्रमित में वो पहचान रहा है। आप समझ के देखिए, भ्रमित में पहचानना यानी कि ऐसी बीमारियां आप सुनोगे जिसे आप कहोगे कि उसे गलत सुनाई देता है, दिखाई देता है ना, भ्रम पैदा होता है, ऐसी बीमारी आप सुनोगे। आवाज भ्रमित करती है, दिखाई चीज देने वाली भ्रमित करती है। तो ये सब चीजें क्या है, इसके प्रति वो क्या चीजों को पहचानना सीखता है, कोऑर्डिनेशन करता है माइंड के साथ। ये एडोलोसेंस एज में आ गया। और जब वो व्यक्ति वयस्क होने लगता है तब उसे पता चलता है कि लोगों के साथ रहना क्या होता है और अकेलापन। भाई मान लीजिए मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ कॉलेज में, राइट, समझ के देखिए, मैं शिफ्ट करता हूँ एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को कॉलेज में। अब यहाँ पर इसका एक ग्रुप है, ग्रुप में 5 लोग हैं। अब देखिए ग्रुप 4 साल का ही तो होगा ज्यादा ज्यादा कोर्स, एक्सटेंडेड टू 4 इयर्स। अब इसके बाद जैसे ही ये इसे छोड़ देंगे, अब ये व्यक्ति कैसा महसूस करेगा? आप इसे समझ के देखिए, ये व्यक्ति कैसे महसूस करेगा? ये महसूस क्या करने वाला? तो घनिष्ठता और अकेलापन, ये दोनों का डिफरेंस समझ जाता है एडल्ट में, और ये समझने लगता है कि मैं अकेलापन रह के भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 40 से 60 साल की बात आती है तो उसके अंदर एक ठहराव उत्पन्न आता है, वो समझ जाता है यार अब मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, शायद मैंने पहले नहीं देखा लेकिन अब मुझे उस लक्ष्य के बारे में समझना है, अब मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से करना चाहता हूँ। और जब वो 60 साल से ऊपर होने लगता है तो आपको पता होना चाहिए, अब वो सोचता है, एक घमंड में आता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी है ना, वो निराशाओं को और आशाओं को मैंने क्या किया है वो अहम है, मैंने क्या किया ये अहम है, और निराशा मैंने क्या नहीं किया। तो एंड ऑफ द एज, जिंदगी के बाद, जिंदगी के एंड की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति क्या सोचने लगता है, आज तक मैंने क्या किया, अब मैंने क्या नहीं किया। तो ये सोचना बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए कुछ व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, जिसका आईक्यू लेवल एकदम गुड है, आप समझ के देखिए, जिसका आईक्यू लेवल गुड है, जो चीजों को समझ सकता है, देखिए उसकी इच्छाएं होती हैं, क्षमताओं का आत्मज्ञान होने लगता है, राइट, व्यवहार और अनुभवों का वो मूल्यांकन कर सकता है, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावनाओं को समझता है। बहुत सारे ऐप है गवर्नमेंट ने भी चलाए हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। आत्मविश्वास है, समस्याओं का समाधान है, स्वाभिमान है, भावनात्मक पर नियंत्रण है, उद्देश्य पूर्ण दृष्टि है, वास्तविकता में जीना होता है, निर्णय स्वयं लेना होता है। तो कोशिश करके देखिए, आप इन चीजों को समझिए कि जो व्यक्ति यानी कि आप और हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा आईक्यू लेवल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक तरीके से परिस्थितियों में जिंदगी जी सकते हैं। अब ये जो आपने सीखा है, इससे परे एक और प्रतिक्रिया है, उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया। लेकिन ये कहाँ जाती है? ये हमारे माइंड के साथ खेलती है, आप इसे समझिए, ये कोई इम्यूनाइजेशन नहीं है, ये है हमारे दिमाग में पड़ रहे तनाव के साथ लड़ना। अब देखिए ऊपर से समझते हैं, मानसिक तरीका या उपाय है जिसमें जो हमारा मन होता है ना, वो तनाव, डर, चिंता, दुख और आंतरिक संघर्षों से खुद को बचाने के लिए एक अचेतन रूप को अपनाता है। आप समझ पा रहे हो? एक व्यक्ति जिस पे तनाव पड़ रहा है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इस पे ये तनाव पड़ रहा है, राइट, अब इस तनाव से ये बचना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ अपनाएगा, है ना, ये अपनाएगा, ये क्या अपनाएगा, व्यक्ति क्या अपनाएगा, ये संघर्ष अपनाएगा, ये खुद को बचाने के लिए हम अलग तरीके से अपनाएगा। अब देखिए नीचे वाला, देखिए क्या कहता है, जब हम कोई तकलीफ की बात या भावना का सामना नहीं कर पाते तो हमारा मन ऐसा एक तरीका अपनाता है जिसमें हम तकलीफ महसूस करें, जिसमें हम तकलीफ महसूस करें, लेकिन कितनी महसूस करें, कम करें। वही चीज ऊपर आ रही लेकिन ऊपर हम समझ नहीं पा रहे, हम सेकंड में समझ पा रहे हैं। देखिए जब आप और हम जिंदगी को जीते हैं ना, तो हम या तो तनाव में चले जाते हैं या अच्छी खुशी में चले जाते हैं, या तो खुशी होती है या गम होता है। तो जब हम लोग दुख में भी खुशी को महसूस कर लेते हैं और उस खुशी को महसूस करके दुख कम होने लगते हैं, हमें हमारा दुख कम लगने लगना। एक कहावत है, जब हम दूसरों का दूसरों का दुख देखते हैं तो अपना दुख
कम लगता है। अब आप समझ पा रहे इसमें मैंने क्या लिखा? जब हम दूसरों का दुख देखते हैं ना तो हमें अपना दुख कम लगने लगता है। जब हम दूसरों का दुख देखते हैं तो अपना दुख कम लगने लगता है। आप इस चीज को समझ के देखिए, हमें हमारा दुख जो होता है वो कम लगने लगता है। तो ये क्या है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अब इस डिफेंस मैकेनिज्म में एक चीज निकल के आती है, वो है हमारा माल एडजस्टमेंट। देखिए हम एडजस्टमेंट कर रहे थे ना अभी पीछे, उस एडजस्टमेंट में कमी आना, बस इसे समझ लीजिए। उस एडजस्टमेंट में कमी आना, जब कोई व्यक्ति सामान्य ढंग से काम नहीं कर पाता है, जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से ढंग से काम नहीं कर पाता है। देखिए एक तो होता है काम कर पाता है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप काम 100% करेंगे तो दैट इज गुड, गुड कंडीशन। इसे आप समझ लीजिए, अगर आप 100% काम कर पा रहे ना, गुड। अब यहां कर देते हैं कम, यानी कि लेस देन 100, ठीक है ना, लेस देन 100। अब क्या हो गया? सामान्य से कम नहीं कर पाता। अब ध्यान दें, अब 100 से कम है तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब ये माल है, माल एडजस्ट है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, माल एडजस्ट है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि परिस्थिति में रहते रहते आप परिस्थिति को समझ जाते हैं और फिर आप टेंशन नहीं लेते, आप जिंदगी को जीने लगते हैं। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप 100% ठीक हो। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे तब आपको दिक्कत होगी। अब देखिए मेंटल इलनेस क्या होता है? ऐसी मेंटल इलनेस हो गई, मेंटल इलनेस। अब ये तो देखो, ये तो है माल एडजस्टमेंट। हम चीजों को समझ रहे हैं लेकिन हम ठीक से कर नहीं पा रहे, हम ठीक से कर नहीं पा रहे। वो हमारा क्या हो गया जी? ठीक से काम कर नहीं पा रहे, वो है माल एडजस्टमेंट। और मेंटल इलनेस क्या है? हम ठीक से काम कर नहीं पा रहे, तब हमारे जिंदगी में क्या आया है? हमारे विचार और भावना और व्यवहार और कार्य समय से भटक जाता है। हमारा जो विचार है, भावना है या व्यवहार या कार्य सामान्य से भटक जाता है। अब आप क्या कह सकते हो? आप इसे ऐसा समझ लिए, अगर हम काम कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, काम कम कर पाते हैं, काम कम करते हैं, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये हमें भटका देता है, ये हमें भटका देता है। आप समझिए, आपको मैंने एक टास्क दे दिया। अब उस टास्क को देने के बाद अगर आप उस टास्क को ठीक से नहीं कर पाए, एग्जाम्पल ठीक से नहीं कर पाए, तो ये माल एडजस्टमेंट है। लेकिन जब आपको ये है कि आप ठीक से काम नहीं कर पाए, तो ये क्या करेगा? आपके अंदर एक अलग सा प्रभाव डालेगा और आप अपनी क्रियाओं से भटक जाएंगे। अब ये जो भटक जाना है, इसके कुछ कारण होंगे, इसे समझ के देखिए। क्या आपका ध्यान भटका है? क्या आपने ध्यान की कमी है? क्या क्या चीजें हैं? क्या आपके अंदर ध्यान की कमी थी? क्या आपको उन चीजों का परसेप्शन की कमी थी? आपको समझ नहीं आ रहा? क्या आपके अंदर बुद्धि की कमी थी? क्या आपके अंदर सोच विचार की भी कमी थी क्या? आप सोचिए, आपके भटकने का कारण क्या है? आप ध्यान से सोचिए कि आपके भटकने का कारण है क्या? कारण है ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये है आपके भटकने का कारण। समझ पा रहे? आप ध्यान ठीक से नहीं लगा पाएंगे, परसेप्शन आपका ठीक नहीं होगा, मेमोरी ठीक नहीं होगी, सोच विचार ठीक नहीं होंगे। जब ये चीज ठीक नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली मेंटल इलनेस आएगी। तो ध्यान रखना, मेंटल इलनेस ऐसे नहीं आती, आपको सबसे पहले ध्यान भटकना हो जाता है। और ध्यान भटकता कैसे है? ध्यान भटकता कैसे? आपको जो टास्क मिला है, आप उस टास्क को ठीक से नहीं कर पाएंगे। जब आप टास्क को ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपका दिमाग भटकेगा, आपके विचार भटकेंगे, और आपका जब विचार भटकेगा तो आपके अंदर मेंटल इलनेस आएंगी। ऐसे यहाँ पर भावनाओं के बारे में देखो, कुछ कहता है, भावना कहते हैं कि कुछ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मूड स्विंग है, ऐसे यहाँ पे इच्छा शक्ति की है, अनिद्रा है, भ्रांत भ्रमित करने वाली अवस्था है, मति भ्रम करने वाली अवस्था है ना, कोमा का अवस्था है। आप सोच के देखिए, इतनी सारी चीजें आपके पास है। यानी कि आपके अंदर मेंटल इलनेस आ रही है, ज्ञान का विकार, भावनाओं का विचार, इच्छा शक्ति का विकार, कितना कुछ विकार आपके अंदर देखने को मिल रहा है। और इन सब की कमी, मैं तो ये कहूंगा आप इसको समझ के देखिए, ये जो तीन चीजें है ना, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीज आपके अंदर मेंटल इलनेस पैदा करती हैं।
आपको समझ में आना, ये सारी चीजें मिलके आपके अंदर मेंटल इलनेस पैदा करती है। और ये सब चीज आपके अंदर आई कैसे है? क्योंकि आपको जब कोई काम दिया गया आपने वो ठीक से नहीं किया। पहले ही बताया गया था शुरू में ही कि अगर आप काम को ठीक नहीं कर पा रहे तो आपके मानसिक पे प्रभाव नकारात्मक होगा। तो ये नकारात्मक प्रभाव है। अब देखिए अटेंशन की अगर आप बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप अटेंशन की बात करते हैं, अटेंशन की बात करते हैं, चलो देखिए पहली चीज है अटेंशन की। अटेंशन में ध्यान रखते हैं हम लोग, है ना। अटेंशन में व्यक्ति को ध्यान बनाए रखने में परेशानी होती है। सीधा सा सब समझते हैं कि अटेंशन का मतलब होता है हम ध्यान बनाए, लेकिन अगर हम लोग ध्यान नहीं बनाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होना। समझ पा रहे हो? अगर आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ये एक कारण बनेगा ताकि आप मेंटल इलनेस में जाएं। ये आपका कारण बनेगा कि आप मेंटल इलनेस में जाएं। दूसरा परसेप्शन, यानी कि क्या भ्रम आएगा, गलती का भ्रम आएगा। अब देखिए या तो गलती का भ्रम आएगा या झूठा विश्वास होगा या झूठा बोध होगा। झूठा बोध, ठीक है। झूठा भ्रम, झूठा भ्रम, झूठा विश्वास और झूठा बोध। समझ पा रहे हैं? झूठा भ्रम, झूठा विश्वास, झूठा बोध। ये जो चीज है ना, झूठा भ्रम, झूठा विश्वास और झूठा बोध, यही वो चीज है जो एक परसेप्शन को दिखाता है। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति करना। अनुभूति, अनुभूति का मतलब होता है किसी चीज का होना। हमें ये महसूस होता है किसी चीज का होना। तो अब आप देख लीजिए किसी चीज के होने का मतलब, जब आप किसी चीज के होने की मतलब की बात करते हैं तो वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज हो गई ज्ञान के विकार में। एक आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन आएगा जब आप किसी चीज पे ध्यान नहीं लगाओगे, ठीक है जी। दूसरा आपके अंदर ये है ज्ञान का विकार, है ना। उसमें अटेंशन नहीं होगा तो बोधन नहीं होगा, ठीक है ना। अटेंशन नहीं होगा, अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन आएगा। और परसेप्शन के अंदर आपके अंदर क्या आएगा जी? भ्रम, विस्मृभम और अहम। तो झूठा भ्रम, गलती, गलती और भ्रम, दैट इज हेलुसिनेशन। और आपका डेल्यूशन, विभ्रम, यानी कि आपको जो चीज बदली ना जा सके आप झूठा विश्वास कर लेते हो कि वो चीज है। अब देखिए ज्ञान में एक और है, वो है मेमोरी। मेमोरी में अगर मेमोरी कम होने लगती है हम उसे एमनेशिया बोलते हैं। आपसे समझ के हम उसे बोलते हैं एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है जब आप ध्यान लगाना चाहते हो तो आपको चीजें याद नहीं आती। आपको ना घटनाओं की कल्पनाएं करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको पुरानी बातें याद दिलाते हैं। क्या आपको याद है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या आपको याद है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? एग्जाम्पल में डेट ऑफ बर्थ, क्या आपको याद है आपकी डेट ऑफ बर्थ और वो भूल गया? क्या आपको पता है एक हफ्ते पहले दिन क्या था? क्या आपको पता है कल आपने रोटी क्या खाई थी? तो ये आपकी मेमोरी को कम कर रहा है। आप इस चीज को सोच के देखिए कि मेमोरी के कम होने का एमनेशिया, मेमोरी कम हो रही है, एमनेशिया आ रहा है और हमारी थिंकिंग पर भी प्रभाव डाल रहा है। हमारे सोच विचार में भी समस्याएं पैदा हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज है भावनाओं का विकार। भावनाओं का विकार, अब ध्यान दीजिए भावनाओं का विकार क्या होता है। देखिए भावनाएं मतलब हमारा भावनाएं, हम किसी पर भाव उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर एक उत्तेजना होती है, एक हलचल होती है, एक जागरूकता होती है किसी भी स्थिति या व्यक्ति के प्रति। देखिए पहली चीज है आपके अंदर डिप्रेशन, दूसरी है एंजाइटी, तीसरा है आपका मूड। यानी कि हमारे अंदर तीन चीजें देखने को मिलती हैं, तीनों चीजों में कुछ भी होगा तो वो हमारी भावनाओं का विकार कहलाएगा, भावनाओं की कमी कहलाएगा, भावनाओं में गड़बड़ी कहलाएगा। देखिए डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन में यदि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक उदासी में चला जाए तो उसे डिप्रेशन कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी में चला जाए, डर और घबराहट और बेचैनी में चला जाए तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? एंजाइटी कहेंगे। यार अचानक से किसी व्यक्ति का मूड अचानक से क्या हो जाए? बदलता रहता है। अगर बदलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, चिड़चिड़ाहट हो जाना अचानक से, तो ये हमारा मूड स्विंग है। देखिए हमारे अंदर, आपसे शुरू से देखिएगा एक बार समझ में आएगा मेंटल इलनेस क्या थी। कि जब हम कोई काम करते हैं और हम उन काम को समझ नहीं पाते, ठीक से कर नहीं पाते, तो ये हमारे अंदर माल एडजस्टमेंट है। जब हम उस काम को ठीक से कर नहीं पाते तो उसका कुछ कारण होता है, क्योंकि उसका कारण होता है अटेंशन नहीं होना, परसेप्शन की कमी, मेमोरी की कमी, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होता है, कुछ भी हो सकता है व्यक्ति को, ए टू जेड कुछ भी दिक्कत हो सकती है। उन दिक्कतों की वजह से हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे और हमारा दिमाग भटक जाता है। जब हम भटक जाते हैं ना अपने काम से, उसे हम लोग मेंटल इलनेस कहते हैं। और अगर हम इन मेंटल इलनेस की कमी की बात करने लगे
तो अटेंशन की कमी होगी, परसेप्शन की कमी होगी, या तो हमें भ्रम होगा, या झूठा विश्वास होगा, या झूठा बोध होगा। ठीक है, ऐसी हमारे अंदर इसमें क्या है, मेमोरी की कमी भी देखी गई है, सोच विचार की कमी है। दूसरा इसके अंदर है भावनाओं का विकार। अब ध्यान से देखिए भावनाओं का विकार क्या है। भावनाओं के विकार में क्या व्यक्ति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या फिर मूड स्विंग के अंदर देखा गया है। ठीक है, तीसरा है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति में किसी को नींद नहीं आती है, नींद आने में कठिनाई होती है ना। किसी को समय स्थान व्यक्ति को पहचानने में वो व्यक्ति असमर्थ होता है, कंफ्यूजन। किसी व्यक्ति के अंदर भ्रम होता है, उत्तेजना होती है, और अव्यवस्थित सोच या व्यवहार में समस्या आने लगती है। कोई व्यक्ति में बहुत सी बाहरी उत्तेजनाएं आती हैं, है ना, जैसे कि तीव्र दर्द होने लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है ना, और कोई पूरी तरीके से अचेत हो जाता है, यानी कि कोमा में चला जाता है। अब सोचिए देखिए कि ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कैसे प्रभावित कर रही है ना। ये इच्छा शक्ति का विकार है, तो तीन चीज हो गई। अब ये सब चीजें तो हमें नॉर्मली पता चल गया कि ये तो क्या है, एक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। अब देखिए दो अलग प्रकार के रोग, यानी कि दो अलग प्रकार के रोग कैसे क्या के, एक होता है न्यूरोसिस, एक होता है साइकोसिस। तो अब जब हम लोग हमने मानसिक रोग पढ़ रहे हैं, पहले हमने मानसिक विकार पढ़े थे, कमियां, साइकोलॉजी। अब हम मानसिक रोग पढ़ेंगे। एक है वास्तविकता का बोध होना, और दूसरा वहम या अहम में जीता है। या तो व्यक्ति भ्रम में जिएगा, या व्यक्ति अहम में जिएगा। या तो वो कहेगा या तो ये व्यक्ति है, या ये व्यक्ति नहीं है। पहले तो हमें व्यक्ति वास्तविकता का बोध होता है, और दूसरे में हम लोग कहते हैं कि उसे भ्रम में वो व्यक्ति जीता है। ठीक है, अब देखिए न्यूरोसिस। न्यूरोसिस यानी कि पहला है वास्तविकता का बोध होना। ये वास्तविकता क्या है, देखिए यहाँ से कुछ बीमारियां आपको उनके नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। न्यूरस्थेनिया, सुबह सुबह थकान होगी। ठीक है, एंजाइटी, हिस्टीरिया, ओसीडी, फोबिया। ऐसी बीमारी, ऐसी बीमारियां जो लोगों में देखी गई हैं, जो उन्हें वास्तविकता के बोध के साथ जोड़ती है। सुबह को थकान हुई मुझे, तो मुझे पता चल रहा है ना मैं सुबह सुबह थक रहा हूं। मुझे कोई चिंता हो रही है, तो मुझे महसूस हो रहा है ना मैं चिंता महसूस हो रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक व्यक्ति को बेचैनी महसूस हो रही है, एक व्यक्ति को कंपान महसूस हो रही है, महसूस यानी कि वो व्यक्ति अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, बार बार मेरे को डर लग रहा है, बेचैनी महसूस हो रही, यानी कि न्यूरोसिस प्रॉब्लम है। अब साइकोसिस में देखिए, ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, आपको समझा ही नहीं पा रहा, वो कह रहा भाई मुझे तो आवाज आ रही, मुझे तो भ्रम लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा कि कोई खड़ा, मुझे तो भ्रम लग रहा है कि कोई है, मुझे भ्रम लग रहा है, मुझे एकदम से बहुत बुरा लग रहा है ना, मुझे गड़बड़ी लग रही है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मुझे कोई चरित्र परिवर्तन लग रहा है ना, मुझे यहाँ पे कोई दिमाग की कमी लग रही है, कंफर्म्ड ऐसी बात की जा रही है कि वो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें साइकोसिस आया, जो कि आपके अंदर क्या लेके आ रहा है, साइकोसिस क्या लेके आ रहा है कि आपको वास्तविकता का बोध कराता है, और साइकोसिस में हम लोग क्या कह रहे हैं, आपके अंदर भ्रम लेके आता है, बस इतना ही करना। अब देखिए यहाँ पे कितना भ्रम है आपके सामने, सब कुछ भ्रम से ही तो जी रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सब कुछ वास्तविकता है। देखिए वास्तविकता में भ्रम को मैं समझाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। अब ए व्यक्ति की खास बात देखिए, इससे ये क्या कर रहा है जी, ये खुद बताता है, ये खुद बताता है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूरोसिस। ठीक, और ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, ये हो गया हमारा साइकोसिस। अब समझ में आया, ये कंफ्यूजन है, ये बता नहीं पा रहा, यानी कि ये भ्रम में है भाई। और ये क्या है, इसे बोध है, ये कंफर्म कह रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है, भाई मुझे महसूस हो रहा है। कोई व्यक्ति कहेगा मुझे महसूस हो रहा है, दैट इज साइकोसिस। कोई कह रहा कि हाँ है तो कुछ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, ये है क्या, दैट इज साइकोलॉजिकल, यानी कि सॉरी साइकेट्रिक साइकोसिस। तो न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, न्यूरोसिस वास्तविकता का बोध, और साइकोसिस भ्रम। ठीक है, अब ऐसे केस में आईक्यू आ जाता है। अगर आप आईक्यू को समझने लगे, अगर किसी आईक्यू को समझना चाहते हैं, अगर किसी के सीखने समझने की शक्ति को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आईक्यू होता है। और अगर कोई व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहा, कुछ नहीं समझ पा रहा, हम ऐसे व्यक्ति को मेंटल रिटार्डेड कहते हैं। ठीक है, दो चीज समझ में आई। अगर देखा जाए कोई आपसे कहे कि मुझे ही जानना है कि व्यक्ति मेंटल रिटार्डेड है या नहीं, तो मैं उसके लिए क्या करूं,
भाई कुछ नहीं करना, आप उसका आईक्यू लेवल चेक कर लो, बात खत्म। तो इसीलिए जब हम साइकेट्रिक पोस्टिंग में भी होते हैं तो ये चीज होती है, बताई जाती है कि आईक्यू लेवल चेक करो। हम सब अपना आईक्यू लेवल चेक करते हैं। अब यहाँ पे आईक्यू लेवल चेक का ये क्या है, स्कोर है। आप इस स्कोर को थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, 90 से 110 अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो गया। थोड़ा नीचे जाएंगे, बॉर्डर लाइन है, मिड रिटार्डेड है, मॉडरेट है ना। इस तरीके से थोड़ा हो जाएगा क्या ये चीज, ऊपर से नीचे को आ रहा ना भाई, इसे आप समझ लो। तो यहाँ देखो रिटार्डेड है, जितना कम होता चला जाएगा रिटार्डेड हो जाएगा। जिसका 90 से 110 आ रहा वो चीजों को समझ पा रहा है। अब उसके बाद में क्या हो गया, थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है। तो ऐसा कह सकते हो कि जैसे सेकंड स्टेज में आएगा ये न्यूरोसिस में आ सकता है, और जैसे नीचे आएगा वो साइकोसिस में आ सकता है, ऐसे कह सकते हैं आप। लेकिन नोट अ कंफर्म आईक्यू लेवल चेंज है, ये आईक्यू लेवल का फॉर्मूला है, मेंटल एज और एक्चुअल एज। ठीक है, अब देखिए कुछ इमरजेंसी की यहाँ पे बात की गई है। कोई व्यक्ति आत्महत्या की बात करे, कोई गुस्से में आए, बेहोश हो जाए, घबराहट आए, वहम आए, नशे में नियंत्रण न रख पाए, बिना रुके। अब ध्यान से दीजिएगा, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि यह व्यक्ति शराब पीता है, और अब ये क्या कह रहा है कि कोई है जो पीछा करता है। आप समझ पा रहे हो, ये शराब पीता है व्यक्ति, इसकी हिस्ट्री है। ये व्यक्ति कह रहा है कि कोई मेरे पीछे है जो मेरे पीछे पीछे घूमता है भाई। अब आप इसे क्या कहेंगे भाई साहब, डायरेक्टली ये साइकोसिस है। अमित सर ने कैसे कहा साइकोसिस है, क्योंकि ये भ्रम में जी रहा है। कल को ये कह सकता है मुझे तो आवाज सुनाई देती है जी, कब को ये कहता है कि मुझे कोई दिखाई दे रहा है, फिर क्या कर लोगे भाई साहब, ये भ्रम में जी रहे व्यक्ति। अगर ये सिर्फ अपनी चीजों को ठीक से नहीं कर पाता तब मैं इसे न्यूरोसिस में ले सकता था, लेकिन अब ये कंफर्म हमारा क्या है जी, साइकोसिस है। ठीक है, साइकोसिस।